नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल। और आज का जो टॉपिक है वह है समुद्र की जो गहराइयों में जो रहस्य हैं हमारे, उनके बारे में मैं आज बताना चाहूँगा। तो मुख्य रूप से समुद्र की गहराइयों के जो 10 रहस्य हैं, 10 मिस्ट्रीज ऑफ द ओशियंस, वो कुछ इस प्रकार हैं। पर उसके पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो पूरे भारत का, पूरे विश्व का करीब 71%, 71% जो है वो केवल जल का हिस्सा है, जिसमें 5 महासागर हैं। वो 5 महासागर कौन कौन से हैं? पहला है पैसिफिक ओशियन, दूसरा है इंडियन ओशियन, तीसरा है साउदर्न ओशियन, चौथा अटलांटिक और पांचवा आर्कटिक ओशियन। तो इन पांचों जो महासागर हैं, ओशियंस हैं, इन समुद्रों में ऐसे तो छोटी बहुत बहुत सी मिस्ट्रीज हैं, क्योंकि ये सब अनएक्सप्लोर्ड समुद्र में बहुत से एरिया है। महासागर में ऐसे बहुत से एरिया हैं, बहुत सी गहराइयां ऐसी हैं जहां तक अभी तक कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी गोताखोर या कोई पनडुब्बी अब तक उन गहराइयों में नहीं जा सकी है। तो जब उन गहराइयों में कोई जा ही नहीं सका, तो उसमें क्या गहराइयां हैं, वहाँ किस प्रकार की वनस्पतियां हैं, वहाँ किस प्रकार के जीव जंतु हैं, उनका भोजन क्या है, वो किस प्रकार सरवाइव करते हैं, तो इन चीजों के बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। किंतु जो डिस्कवर्ड मिस्ट्रीज हैं, कि ऐसी चीजें, कुछ घटनाएं हुई हैं समुद्र के सतह पे, कुछ समुद्र की गहराइयों में बहुत से ऐसी चीजें हुई हैं, या ऐसे 10 रहस्य हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करूंगा। तो वो 10 रहस्य कुछ इस प्रकार हैं। पहला है अंडर वाटर पिरामिड्स ऑफ योनागुनी। ये जापान में एक जगह का नाम है योनागुनी। इसमें अंडर वाटर पिरामिड्स हैं। दूसरा है डेविल सी या ड्रैगन्स आइसलैंड, इसको बोलते हैं, ये भी एक रहस्य का विषय है। तीसरा रहस्य का विषय है सारगासो सी। चौथा है अंडर वाटर क्रॉप सर्कल। पांचवा है बेल्टिक सी एनोमली। छठा है मैरियाना ट्रेंच। सातवां है अर्क्स हम। आठवां है बर्मुडा ट्रायंगल। नौवां है कोल्ड वाटर मिराज। और 10वां और आखिरी है कि वाटर की ओरिजिन कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ वाटर। तो हम अपने इस जो हमारा संस्करण है, ये जो आज का एपिसोड है, इस पे क्रम से इन 10 जो ओशन की मिस्ट्रीज हैं, जो रहस्य है, जो अनसॉल्व्ड है, या कुछ हद तक इनका एक अनुमान लगाया जा चुका है कि संभवतः इन वजहों से ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, जो पहला रहस्य है वो है अंडर वाटर पिरामिड्स ऑफ योनागुनी। तो योनागुनी जो जगह है, ये एक सी शोर है जो जापान में है। योनागुनी में जो समुद्र के नीचे, समुद्र की गहराइयों में पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर पाए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि समुद्र के ऊपर मिस्र वगैरह में पिरामिडों का निर्माण हुआ है, किंतु समुद्र के नीचे वो स्ट्रक्चर कैसे बनाए जा सकते हैं? आखिर कैसे कोई व्यक्ति या कोई समूह सरवाइव कर सकता है पानी के भीतर? तो ये संभव नहीं है। यहाँ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस तरह की संरचनाएं टेक्टोनिक एक्टिविटीज, अर्थात जो समुद्र के नीचे का जो घर्षण होता है, उसकी वजह से, जो चट्टानों के बीच में घर्षण होता है उसकी वजह से उनका अनुमान है कि इस तरह की संरचनाएं बन गई होंगी। या जो अंडर वाटर जो करेंट्स होते हैं, जो पानी का बहाव होता है, उसके कटके जो समुद्र के अंदर के भूखंड है, उन्होंने इस तरह की संरचना एक्वायर कर ली है, पिरामिड टाइप की। लेकिन यह पूरी तरीके से इसको माना इसलिए नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरह के टेरेस, जिस तरह की जो संरचना, जो स्ट्रक्चर है पिरामिड्स की, वह वेल डेवलप्ड लगती हैं। जैसे कोई लगता है कि किसी ने पिरामिड बनाया हो और उसमें टेरेस है, उसमें और भी ऐसी बहुत सी संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स बन गए हैं जिनके बारे में ये कहना मुश्किल है कि ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से या फिर अंडर वाटर करेंट्स के फ्लो की वजह से इस तरह की संरचनाएं बनी हुई है। तो यह आज भी एक रहस्य का विषय है कि जो योनागुनी में, जो समुद्र के नीचे जो पिरामिड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वह कैसे बने हैं। एक काम ये भी हो सकता है, एक कारण ये भी हो सकता है कि पहले इस तरह की संरचनाएं बनाई गई हो जमीन पे ही, किंतु किसी वजह से, समुद्र का प्रवाह बढ़ने की वजह से, वो हो सकता है कि वो जो पूरा एरिया रहा हो जिसमें यह स्ट्रक्चर्स बने हो, वह जलमग्न हो गया हो, समुद्र के जल में डूब गया हो पूरा का पूरा एरिया। ये भी एक संभावना है, किंतु अभी तक वैज्ञानिक इस बात पे पूरी तरीके से किसी निष्कर्ष पे नहीं निकले हैं
कि योनागुनी में समुद्र तल के नीचे जो पिरामिड के जो स्ट्रक्चर्स हैं वह नेचुरली मेड हुए हैं या मैन मेड है, ये अभी इसका निष्कर्ष पूरी तरीके से निकाला नहीं जा सका है। अब जो दूसरा मिस्ट्री है समुद्र की, ओशन की, महासागर की, वह है डेविल सी या ड्रैगन्स आइसलैंड। यह क्या है, यह भी जो एरिया है, जो ये आइसलैंड है, यह पैसिफिक ओशन के साउदर्न में है। और ये जो ट्रायंगल है यह बना हुआ है उस एरिया में जिस एरिया के 3 जो ट्रायंगल के बिंदु हैं उस पे है जापानीज कोस्ट, ताइवान और बोनिन आइसलैंड। इन तीनों से इस ट्रायंगल का निर्माण हुआ है जिसको हम बोलते हैं ड्रैगन्स आइसलैंड या डेविल सी। इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है, इसकी कहानी भी बहुत ही कुख्यात है। जिस प्रकार हम बरमूडा ट्रायंगल को जानते हैं कि उस स्पेसिफिक लोकेशन से, चाहे वो वजह कोई भी हो, मौसम में कोई गड़बड़ी हो गई हो या जो रेडार या जो सिस्टम है एरोप्लेन के या शिप्स के वो फेल हो गए हों, जिस वजह से इस पर्टिकुलर एरिया से ड्रैगन्स आइसलैंड से जो भी शिप्स या जहाज इस एरिया के ऊपर से उड़ते हैं या उस एरिया के थ्रू पानी के रास्ते से जाते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये एक मिस्ट्री है कि जो पर्टिकुलरली इस एरिया में जो जहाज जाते हैं, अब या तो पानी के हो या आकाश में उड़ने वाले जहाज हो, वो कैसे उनका रेडार फेल हो जाता है, कैसे उसी एरिया में जो अगर कोई डिस्टरबेंस है कोई मौसम की, वो कैसे उस समय हो जाती है और वो जहाज डिसअपियर हो जाते हैं, ये भी एक रहस्य का विषय है। तो यह दूसरा रहस्य है ओशियन का, जिसको जो इस एरिया के बारे में है, उस ट्रायंगल के बारे में, जिसे हम बोलते हैं ड्रैगन्स ट्रायंगल। मिस्ट्री जो है वो है सारगासो सी। ये क्या है, जैसे और समुद्र होते हैं उसमें कोई ना कोई बाउंड्री जमीन से जुड़ी होती है, लेकिन सारगासो सी की यही विशेषता है कि उसकी कोई भी बाउंड्री जमीन से रिलेटेड नहीं है। उसकी जो चारों बाउंड्रीज है वो किसी न किसी महासागर से घिरी हुई है, यही इसकी विशेषता है। और इसके ऊपर कई तरह के शैवाल्स तैरते हुए रहते हैं, जिस तरह से किसी और कहीं पे किसी सी में या किसी ओशियन में नहीं देखा जाता है, वो सारगासो है। पहली तो ये विशेषता हो गई कि इसके जो चारों इसके जो कोस्ट्स हैं वो महासागर से बने हुए हैं, वो कोई भी लैंड नहीं है वहां पे है। और दूसरी चीज ये है कि उसके जो तल पे, सारगासो सी के ऊपर ऊपरी सतह पे पानी में तरह तरह के शैवाल्स, सीवुड, ये सब तैरते हुए रहते हैं। इसका इकोसिस्टम अन्य जो सी है उनके इकोसिस्टम से अलग है। तो जो रिसर्चर्स है, जो वैज्ञानिक हैं, ये इस पे निरंतर इस पे चर्चा कर रहे हैं, इसकी इसमें कोई भी डिस्कवरी हो उसको शेयर कर रहे हैं कि इसमें किस तरीके से इसका इकोसिस्टम काम कर रहा है, इसके अंदर जो जीव जंतु हैं वो किस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं। तो ये एक मिस्ट्री है, ये एक चर्चा का विषय है जो ओशियन का है। मिस्ट्री जो है वो है अंडर वाटर क्रॉप सर्किल। अंडर वाटर क्रॉप सर्किल इस तरह का फिनोमिनन है कि जब गोताखोर और साइंटिस्ट जो भी गोताखोर भेजते हैं वो जो समुद्र के तलहटी में जाते हैं, तो उन्हें कुछ क्रॉप सर्किल्स समुद्र की तलहटी में दिखाई पड़ते हैं। तो वो मैन मेड है कि नहीं, इस पे चर्चा होती है। तो इस पे कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ जो सी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पे डिस्कवरीज की, इस पे अनुसंधान किए। तो उन्हें पता लगा कि इसका एक कारण हो सकता है कि मेल पूवर फिश होते हैं, वह वो इस प्रकार तैरते हैं और इस प्रकार अपने फिन्स, अपने पंखों को हिलाते हैं कि उस तरह की सर्किल्स का निर्माण होता है, अंडर वाटर क्रॉप सर्किल, जो देखने में अच्छे किंतु रहस्यमय लगते हैं कि समुद्र की उतनी गहराइयों में इस तरह की संरचनाएं कैसे बन गई। तो ये जो संरचनाएं हैं यही मिस्ट्री है, यही समुद्र की विशेषता है कि इतने नीचे इस तरह की जो क्रॉप सर्किल्स जो बन जाते हैं, वह किसकी देन है, वो किस प्रकार से बनते हैं। अभी जो अगला मिस्टीरियस जो क्वेश्चन की मिस्ट्री है वो है बेल्टिक सी एनोमली। अब ये बेल्टिक सी एनोमली क्या है? बेल्टिक सी दरअसल एक सी का एक नाम है, एक सी है बेल्टिक सी। उसके तलहटी में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट, जो साइंटिस्ट हैं, जो गोताखोर है, जो समुद्र की रहस्य का पता करने समुद्र में जाते हैं, उनको एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट बेल्टिक सी की तलहटी मिला, जो कि स्वीडिश ओशियन एक्सप्लोरेशन टीम ने
2011 में उसकी खोज की थी। वो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्या है कि एक ओवल शेप डायमीटर का एक ऑब्जेक्ट है जो मेटेलिक बॉडी का बना हुआ है, और उसका जो डायमीटर है वो 60 मीटर या 200 फीट लंबा है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट और मेटेलिक जिसकी नेचर है, जिसका कंस्ट्रक्शन है वो मेटेलिक लग रहा है, वो समुद्र के भीतर कहाँ से आया? तो ये एक बड़ा रहस्य का विषय है। कुछ रिसर्चर का, साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये यूएफओ का पार्ट हो सकता है, या कुछ लोगों का मानना है कि ये एक बड़ी शिप रही होगी जो डूब जाने की वजह से, जलमग्न हो जाने की वजह से वो बेल्टिक सी की तलहटी में चली गई। लेकिन कुछ भी हो, आज भी एक रहस्य का विषय है जिसको हम बेल्टिक सी एनोमली के नाम से जानते हैं। अब अगला जो मिस्टीरियस जो थिंग है जो ओशियन का है वो है मरियाना ट्रेंच। अब ये मरियाना ट्रेंच क्या है? ये बेसिकली एक पैसिफिक ओशन है, उसका एक साउदर्न पार्ट है, जो कि है, इसको बोलते हैं कि चैलेंजर डीप भी बोलते हैं। जो मरियाना ट्रेंच है वहाँ पे चैलेंजर डीप है, जो कि सबसे गहराई में एक लोकेशन है जो सबसे गहरी है समुद्र की, वहाँ तक कोई आज तक आ नहीं पाया, और अनुमान ऐसा लगाया जाता है कि वो 36,070 फीट गहरी है। मतलब एक तरीके से अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दें और उसे समुद्र में डुबा दें तो ये उससे भी नीचे जाएगा। ये जो इसका पैमाना है, जो ये इसकी गहराई है, वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरी होगी, मैरियाना ट्रेंच जो चैलेंजर डीप है। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी गोताखोर के थ्रू या पनडुब्बी के थ्रू उसके रहस्यों का पता नहीं लगा सके। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि वो इतनी गहराई में है चैलेंजर डीप कि वहाँ जो समुद्र की लहरें हैं उनका दबाव इतना ज़्यादा है और अंधकार इतना ज़्यादा है कि कोई वहाँ तक पहुँच नहीं सकता और सरवाइव नहीं कर सकता। और इस वजह से उतनी गहराई में जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो शैवाल हैं, वो कितने बड़े हैं, किस प्रकार है, इसका पता लगा पाना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि कहा जाता है कि समुद्र की उतनी गहराइयों में कुछ जीव जंतु ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आकार में बहुत बड़े हों, ब्लू व्हेल से ही बड़े हों, जो हमारे विश्व की सबसे बड़ी स्तनपायी जो प्राणी है ब्लू व्हेल, उससे भी भारी, उससे भी बड़े हों। किंतु उतनी गहराई में कोई भी रिसर्चर, गोताखोर या पनडुब्बी के थ्रू वहाँ से कोई एनालिसिस नहीं कर पाया है, उतनी गहराई में नहीं जा सके हैं। इस वजह से इसका अनुमान लगाना मुश्किल है कि उतनी गहराई में पहले तो जीवन है भी या नहीं, और अगर है भी तो कैसा है, वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो कैसे हैं, उनकी परिमाण क्या है, उनकी आकृति कैसी है, उनका रहन सहन खान पान क्या है, इसका भी पता लगा पाना रहस्यमय ही है। अब जो अगला रहस्य है वो है अर्थ हम। ये अर्थ हम क्या है? जो समुद्र के किनारे होता है वो जनरली वहाँ की धरती कुछ अ, हिलती हुई सी प्रतीत होती है, और उसमें एक तरह की एक आवाज़ सी आती है। अगर हम किसी ऐसे गैजेट से, क्योंकि जो आवाज़ आती है वह 2 से 7 मिलीहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की होती है, जो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है और किसी भी मनुष्य के सुनने की क्षमता में नहीं आती है। तो उसको किसी विशेष गैजेट के थ्रू ही सुना जा सकता है। तो इतनी जो लो फ्रीक्वेंसी की जो आवाज़ है, उसको, वो एक रहस्य का विषय है, क्योंकि ये जो आवाज़ें हैं वो वहाँ की जो समुद्र के किनारे की धरती से, या जो वहाँ का कंपन है और जो आवाज़ें हैं जिसको हम अर्थ हम बोलते हैं, ये हमेशा चलती रहती हैं। तो इसका रीज़न क्या है? यह एक रहस्य का विषय है जो ओशन की मिस्ट्रीज़ में आता है। इसका कारण कहीं-कहीं साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जो भी ओशियन की वेव्स हैं, जो समुद्र की लहरें हैं, वो जब सी फ्लोर से टकराती हैं या जो ओशियन की जो करंट है उनसे टकराती हैं, तो इस प्रकार की जो लो फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनि है, जो कि 2 से 7 मिलीहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की होती है, जिसको सुनना इम्पॉसिबल है नॉर्मल ह्यूमन ईयर से, तो उसको ये इस प्रकार पैदा होती है कि जो उन लहरों के टकराने से होती है, सी फ्लोर से या फिर ओशन करंट से टकराने से इसकी उत्पत्ति होती है, इस लो फ्रीक्वेंसी ध्वनि की। तो यह भी एक आश्चर्य का विषय है कि ये अर्थ हम है क्या? जो रहस्य है, मिस्ट्री है, वह बर्मुडा ट्रायंगल का है, जो कि काफ़ी फ़ेमस है।
इस ये भी जैसे डेविल्स ट्रायंगल था, जिसको डेविल सी भी बोलते हैं, यह भी कुछ उसी प्रकार का कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल जैसा कोई एरिया है जो कि बना हुआ है प्यूर्टो रिको, बरमूडा और फ्लोरिडा की। अगर हम उसको बिंदु के रूप में देखें तो इनके बीच का जो एरिया है वो कुछ ऐसा एरिया है जिसको हम बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। यह भी कुछ इसी प्रकार कुख्यात है कि इस पे से भी जो भी पानी के रास्ते जो शिप्स हैं या जो हवाई जहाज हैं जो आकाश से जाते हैं, अगर वो इस एरिया से आते हैं तो वो डिसअपियर हो जाते हैं और उनका पता लगाना मुश्किल होता है। इसमें भी सेम है कि रीज़न कुछ भी हो सकता है, मौसम की गड़बड़ी हो सकता है, रडार का फेलियर हो सकता है, जो शिप्स या जो प्लेन के जो सिस्टम्स है उनका फेलियर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि वो डिसअपियर हो जाते हो, उनकी ट्रैकिंग ना हो पाती हो, वो कुछ भी कारण है। किंतु ये जो लोकेशन है यहाँ कंटिन्यूअसली इसमें बर्मुडा ट्रायंगल में, और जो मैंने पहले दूसरा पॉइंट बताया था डेविल सी या जो एक ट्रायंगल है ड्रैगन्स ट्रायंगल, इसमें यही सिमिलरिटी है कि इन दोनों पर्टिकुलर एरियाज वातावरण या जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से कुछ उसमें धुंध हो जाए या कुछ इस प्रकार की हो जाए, डिस्गाइज चीज हो जाए, या जो इनका सिस्टम फेलियर हो जाए, कुछ भी हो जाए जिस वजह से वो प्लेन या वो शिप्स डिसअपियर्स हो जाते हैं और फिर वापस नहीं आ पाते। ऐसा लगता है कि वो उसके थ्रू किसी और ही डायमेंशन में चले गए हैं जहाँ से वापस आना ही मुश्किल है। तो यह जो बरमूडा ट्रायंगल है इसके बारे में हमने बहुत सुना हुआ है, ये काफ़ी कुख्यात है इस तरह की चीज़ों के लिए। तो ये 8वीं मिस्ट्री है ओशियंस की। अब अगला जो मिस्ट्री है साइंस का वो है कोल्ड वाटर मिराज। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक मिराज है, ये एक इल्यूजन है। ये होता किस लिए है? कोल्ड वाटर के कारण होता है। तो जो होता है क्या है, समुद्र के ऊपर जब गर्म हवाएं चलती हैं और कंपैरेटिवली उन गर्म हवाओं के नीचे जो समुद्र की लहरों के जो ऊपर है, जस्ट ऊपर जो हवाएं हैं वो अगर सिग्निफिकेंटली कूलर होती हैं उन हवाओं से जो गर्म है, तो इस प्रकार का वो इल्यूजन क्रिएट करती हैं कि जिसपे कोई ऑब्जेक्ट अगर उस पॉइंट पे वहाँ होता है तो वह कहीं और दिखाई पड़ता है। उसका कारण क्या है कि जो ऐसी कोल्ड वाटर है उस पॉइंट पे जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है तो उस जगह से वो परिवर्तित हो जाती है। कोल्ड वाटर के कारण प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी और लोकेशन पे। तो इसका परिणाम ये होता है कि कोल्ड वाटर मिराज का जो प्रभाव है फिर वो ये होता है कि जब लाइट जो होती है वह रिफ्लेक्ट हो जाती है किसी और लोकेशन पे, तो उस समय उस पॉइंट पे अगर कोई शिप है तो वो वहाँ न खड़ा होके उस पॉइंट के कहीं आगे या पीछे किसी और जगह पे उसका इल्यूजन होता है कि वो कहीं और है। इसी मिराज इफेक्ट को, जो कि कोल्ड वाटर के कारण है, कोल्ड वाटर मिराज कहते हैं। ये भी एक चर्चा का, एक रहस्य का विषय है। अब जो 10वां है और जो आखिरी है रहस्य है वो है ओरिजिन ऑफ वाटर। मतलब हम सब जानते हैं कि हमारे पूरी पृथ्वी में 71% वाटर बॉडी है, लेकिन ये वाटर बॉडी भी यहाँ जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ वाटर का कि इस पृथ्वी पर पानी कैसे आया, तो इसमें दो अलग अलग थ्योरीज है। एक थ्योरी के हिसाब से कभी यहाँ पानी था ही नहीं। वो जो आइस सेलेस्टियल बॉडीज जो आकाश गंगा से गिरी है पृथ्वी पे, वो उनके गिरने के बाद और उनके पिघलने के बाद जो पानी बना है उसने ओशियन का रूप लिया है, उसने महासागर का रूप लिया है, वरना उसके पहले पृथ्वी पर कहीं पानी नहीं था। जो दूसरी थ्योरी है वो कहती है कि पानी था, लेकिन पानी था वो भूमिगत था, वो जमीन के नीचे होता था। अब जब ज्वालामुखी विस्फोट हुए तो उनकी गर्मी से जो वाष्पीकरण और अन्य प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वह पानी जो जमीन के भूमिगत था वह ऊपर आ गया। तो इस वजह से यही है ओरिजिन ऑफ वाटर। यह भी एक रहस्य का विषय है। तो अगर आपको इस चैनल में और इस चैनल के अगर कुछ पॉइंट्स है, कंटेंट है, आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया हमसे जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले एपिसोड के लिए धन्यवाद, नमस्कार।